गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट विद अमित में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो ही गई होगी लगभग। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप लोग तैयारी कर करके सारे एग्जाम अच्छे करेंगे और जितनी हम लोगों से हेल्प हो रही है वो भी हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज जो मैं लेके आया हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स में आपकी मैराथन क्लास लाया हूँ। हालांकि आप लोगों ने सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, सबके सब अच्छे से तैयारी भी कर ली होगी, लेकिन कहीं जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं तो उनको आसान करने का प्रयास करते हुए मैं आज की मैराथन क्लास लाया हूँ। एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, पॉइंट नोट करते रहिएगा, इजी हो जाएगा आपको रिवीजन करते समय। ठीक है ना, देखिए और सबसे पहले मैं उन दोस्तों का स्वागत करूंगा जो अभी हमारे फैमिली में नए जुड़े हैं, स्टडी पॉइंट विद अमित में नया जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया है, ठीक है, सब्सक्राइब किया है, जिनको आज पहली बार ये वीडियो प्राप्त हो रही है उन सभी का, और जो हमारे पुराने छात्र हैं सब दोस्त जितने भी हमारे हैं उन सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज 14 सितंबर है, सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है, हिंदी है तो हम हैं, हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और माँ से दी हुई चीजें कभी हम भूलते नहीं है। ठीक है, तो आप हिंदी दिवस को भी बढ़िया से मनाइएगा। ठीक है, हिंदी को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक मैंने लेने का प्रयास किया है, आप समझिएगा उनको। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, अनुशासन। ये जो अनुशासन है, अनुशासन को हम डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, पाबंदी भी कह सकते हैं, ठीक है, या व्यवस्था भी कह सकते हैं, या नियमों से घिरा हुआ एक व्यक्ति कह सकते हैं, जेल कह सकते हैं। ठीक है, किसी को टॉर्चर कह सकते हैं, सपोज दैट, ऐसे कर लो। ठीक है, कोई व्यक्ति खुले मिजाज का है, स्वतंत्र रहना चाहता है, उसको हम अनुशासन में बांध दें, नियमों में बांध दें तो वो एक तरह से उसके लिए जेल हो जाती है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया। ठीक है, देखिए अनुशासन क्या है, अनुशासन को हम क्रमबद्धता कह सकते हैं, क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमबद्धता कह दो, व्यवस्था कह दो, ठीक है, या फिर नियमों का पालन कह दो, नियमों का पालन कह दो। ठीक है, नियमों का पालन कर दो। तो ये जो तीन चीजें हैं, ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं, ये आप खुद सोचो क्रमबद्धता मतलब क्या होता है। क्रमबद्धता मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टेप लेना, या किसी भी कार्य को अनुशासन मतलब, अनुशासन मतलब जब काम कोई भी प्रक्रिया या कोई भी जो भी प्रक्रिया हमारी लाइफ में चलती है उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, सही तरीके से, पहला स्टेप हमारा ये है, दूसरा स्टेप हमारा ये है, तीसरा स्टेप हमारा ये है, इस तरह से जब हम चलेंगे तो वो क्या होगी, क्रमबद्धता। मतलब ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई काम करेंगे, कोई प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगी, क्रमबद्धता। ठीक है, और जब हम सही तरीके से किसी काम को करेंगे, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ तो दूसरा, दूसरे पे चले तो तीसरा, तीसरे पे चले तो थर्ड और फिर आगे फोर्थ। ठीक है, फिर तो कहने का मतलब ये है जब कोई काम क्रमबद्ध तरीके से होगा तो वो क्या होगा, अनुशासनिक होगा, क्योंकि वहां कोई व्यवस्था भंगी नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ ओके होगा तो वो अनुशासनिक है, जहां सब कुछ ठीक हो वो अनुशासित है, जहां कुछ बिगड़ जाए, जहां कोई मिस्टेक हो जाए वो अनुशासनहीनता है। ठीक है, तो ये अनुशासन में कहलाएगा। ठीक, उसके बाद व्यवस्थित, व्यवस्थित तरीके से मतलब कोई काम हम व्यवस्था के अनुसार, जैसे व्यवस्था हो, ठीक व्यवस्था के अनुसार काम करें तो वो काम क्या होगा, अच्छा होगा, सक्सेस होगा, और जो हमारा उद्देश्य होगा उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो व्यवस्थित काम को जब हम करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, अनुशासन कहलाएगा। समझ रहे हैं आप, एक कक्षा है सपोज दैट, उसमें हमारे 50 बच्चे बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, उन छात्रों को हम 50 के 50 को सेटिंग अगर व्यवस्थित ढंग से कराएंगे, व्यवस्थित तरीके से कराएंगे तो क्या अनुशासन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। और अगर हम व्यवस्था के विपरीत जाकर 50 के 50 बच्चों को, कोई खड़ा है, कोई लेफ्ट में ज्यादा है, कोई साइड में ज्यादा है, एक तरफ 50-30 बच्चे बैठे, एक तरफ 10 बच्चे बैठे, 10 बच्चे पीछे खड़े, तो ये क्या है, अनुशासनहीनता। कहां अनुशासन बनेगा, व्यवस्था बनेगी, नहीं बनेगी। तो यही तो अनुशासन है। फिर क्या है, नियमों का पालन। अब बात एक ही है, व्यवस्था में रहिए, क्रमबद्ध रहिए, सिस्टमेटिक रहिए, या फिर नियमों से काम कीजिए। अब नियम क्या है कि नियम यह है कि सुबह उठकर हमें अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर लेनी चाहिए सभी। ठीक है, तो नियम है, लेकिन क्या है, सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध है। ठीक है, हर दिन हम सुबह में उठते हैं,
सुबह स्कूल जाते हैं, क्लास लेते हैं। अगर नियम ये है कि हमारा पहला लेक्चर 10 बजे होगा, ठीक है, तो नियम के अनुसार हर दिन लेक्चर 10 बजे ही होगा। क्रम के अनुसार हर एक क्रम में हर एक दिन हमारा लेक्चर जो होगा टाइम टू टाइम समय के अनुसार होगा, 10 बजे होगा ना। तो क्रमबद्ध हो कोई व्यवस्था या कोई प्रक्रिया व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्थित हो या नियमों का पालन कर रही हो, तो वो सब क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है, ठीक है। अनुशासन बालक के विकास में रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है, ठीक है। किसी थिंकर ने आपके यहां बोला है क्या कि अनुशासन किसी बालक के विकास में कैसा काम करता है? रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तो समझते हैं ना, जो हमारी पूरी बॉडी को एक साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। हमारी जो मस्तिष्क है और पूरी बॉडी जो करेक्ट है वो सब किस पे बैलेंस है? रीढ़ की हड्डी पर। तो वैसे ही किसी बालक का विकास किस पे बैलेंस है, किस पे डिपेंड है? अनुशासन पर, ठीक है। तो बालक का जो विकास है किस पे डिपेंड है? अनुशासन पर। समझ गए ये चीज? अब देखिए आगे अनुशासन है क्या, ये है ना, ये जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, ये जो डिसिप्लिन है ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। हिंदी में इसे अनुशासन कहते हैं, ठीक, ये अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन ये शब्द आया कहां से? तो ये लैटिन भाषा के किस शब्द से आया? डिसाइपुलस, DISCIPULUS, ठीक है, डिसाइपुलस, ठीक है। डिसाइपुलस शब्द से मिलकर क्या बना है? डिसिप्लिन बना है। किससे? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के इस शब्द से बना है क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम कहते हैं अनुशासन। ये तो हो गई यहां की बात, ठीक है। फिर क्या है, अगर भारतीय विचारधारा के हिसाब से देखें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अनुशासन का एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन 100% आने वाला है। चाहे कुछ भी आ जाए, आप अनुशासन को डिस्क्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बुक है, सब्जेक्ट है, वो ही क्या है? डिसिप्लिन पर, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज हो गई। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? डिसाइपुलस से। अब आ जाइए अनुशासन। अनुशासन जो है ये एक हिंदी का शब्द है, ठीक है। अब ये बना कैसे? भारतीय विचारधारा के अनुसार शासन में अनु क्या लगने पर? उपसर्ग लगने पर। उपसर्ग लगने पर किस शब्द का निर्माण हुआ है? अनुशासन का, अनुशासन का, ठीक है। किस शब्द का निर्माण हुआ है? अनुशासन का। मतलब अगर अंग्रेजी शब्द की बात करें डिसिप्लिन की, तो वो किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के डिसाइपुलस शब्द से बना है। और अगर हिंदी में बात करें तो डिसिप्लिन को क्या कहते हैं? अनुशासन। अनुशासन किसका वर्ड है? हिंदी का। लेकिन हमारी भारतीय विचारधारा में एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है, संस्कृत का शब्द है शास, ठीक है। शास में अनु उपसर्ग लगाने पर क्या बना है? अनुशासन बना है, ठीक है। क्या बना है? अनुशासन बना है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। ध्यान से आप बिल्कुल भी क्या करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ना ही फॉरवर्ड करेंगे, हर एक स्टेप को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, इसमें जो इंग्लिश संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत का एक शब्द है शस, ठीक है। शस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? नियमों या नियंत्रण को स्वीकार करना, नियमों या नियंत्रण को स्वीकार करना, ठीक है। मतलब ये जो शस है, इसका जो शब्द का अर्थ है वो क्या है? नियमों को स्वीकार करना या नियंत्रण को स्वीकार करना। मतलब कोई बालक अगर विद्यालय में जा रहा है तो ये कंडीशन होगी क्या कि वह विद्यालय के नियमों को
या विद्यालय के नियंत्रण को स्वीकार करेगा, है ना। ये सारी चीजें होती है। चलिए ये तो बात हो गई। अब देखिए आगे, ये जो अनुशासन होता है, ये जो अनुशासन होता है, ये अनुशासन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है क्या हमारा सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। देखिए अनुशासन होता है दो प्रकार का, एक होता है सकारात्मक अनुशासन, एक होता है नकारात्मक अनुशासन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक होता है सकारात्मक अनुशासन, एक होता है नकारात्मक अनुशासन। मतलब जो व्यवस्थित ढंग से, जो सही नियंत्रण में या सही प्रक्रिया के अनुसार जो कोई काम होगा वो अनुशासन में होगा। लेकिन जब नकारात्मक अनुशासन होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें हम जब नकारात्मक अनुशासन होगा तो दंड को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारा पुनर्बलन होता है तो हम नकारात्मक पुनर्बलन को क्या करेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो नकारात्मक अनुशासन में दंड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। रूसो ने तो बिल्कुल साफ कहा है कि बालक चाहे अनुशासन में हो या ना हो, अनुशासन माने या ना माने, प्रकृति में छोड़ दो उसको, ठीक है। लेकिन दंड का प्रयोग नहीं करना है। अगर दंड भी देगी तो प्रकृति देगी, ठीक है। तो इसलिए ये अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, ठीक है। अब देखिए अच्छे अनुशासन की स्थापना के सिद्धांत। आप ये पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं, आप इसको संभाल के याद कीजिएगा, पॉइंट बना के ले लीजिएगा ना। देखिए क्या है, अच्छे अनुशासन की स्थापना के सिद्धांत। अच्छे अनुशासन की स्थापना के सिद्धांत, ठीक है। स्थापना के सिद्धांत। देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आत्म नियंत्रण, ठीक है। अभी समझा दूंगा मैं, आप समझ लीजिएगा इसको। आत्म नियंत्रण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा प्रेम विश्वास, ठीक है। प्रेम विश्वास तथा सद्भावना, सद्भावना, ठीक है। प्रेम विश्वास तथा सद्भावना, ठीक है। उसके बाद देखिए आत्मविश्वास की भावना, आत्मविश्वास की भावना, ठीक है। आत्मविश्वास की क्या भावना, ठीक है। उसके बाद देखिए छात्रों की समस्याओं को जानना, छात्रों की समस्याओं को जानना, ठीक है, जानना, ठीक। उसके बाद है छात्रों की समस्याओं को जानना, पाठ में रुचि उत्पन्न करना, पाठ में रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। पाठ में रुचि उत्पन्न करना, समझ रहे आप, ये पॉइंट है। अभी और भी है, और भी समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या है, अच्छे अनुशासन की स्थापना के सिद्धांत में जो हमारे सिद्धांत है, वो सबसे पहले क्या होगा कि अच्छा नियंत्रण, आत्म नियंत्रण। जब भी बालक या शिक्षक कक्षा में जाएंगे, ठीक है, शिक्षक जब भी कक्षा में जाता है शिक्षण कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले उस पर क्या होना चाहिए, अपने आप का आत्म नियंत्रण होना चाहिए अपने आप के ऊपर। क्योंकि किसी भी शिक्षक का आत्म नियंत्रण खुद पे नहीं होगा तो वो छात्रों पे नियंत्रण नहीं बना सकता, ठीक है। तो आत्म नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसके लिए, अनुशासन के लिए। अगर अनुशासन में शिक्षक ही ना रहे तो क्या वो छात्रों द्वारा अनुशासन की एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रेम विश्वास और सद्भावना। देखिए आज की शिक्षा प्रणाली में अनुशासन क्या है, अनुशासन क्या है, प्रेम पूर्वक या सद्भावना पूर्वक, ठीक है, या फिर विश्वास पूर्वक हम किसी कार्य को करा सकते हैं, अनुशासन बनवा सकते हैं। दंडात्मक या क्रोधात्मक हम अनुशासन नहीं बना सकते, ठीक है, उसके अनुसार। फिर क्या है, आत्मविश्वास की भावना। देखिए सबसे पहले तो शिक्षक में आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए, उसमें खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी वो चीजों को अच्छे से करेगा, जब वो उसका शिक्षण कार्य क्या होगा, प्रभावशाली होगा। दूसरा चीज, जब उसमें खुद
आत्म क्या होगा, आत्मविश्वास की भावना होगी, तभी वो छात्रों में कहीं ना कहीं क्या करेगा, मोटिवेशन को, अभिप्रेरणा को जगाएगा, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, तब वो छात्र जो है कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, जब उनमें पॉजिटिव एनर्जी चली जाएगी, ठीक है, आत्मविश्वास हो जाएगा उन पर, खुद पर कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तभी वो आगे कोई काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, छात्रों की समस्याओं को जानना। छात्रों की समस्याओं को जानना मतलब शिक्षक अनुशासन तभी बना सकता है या अनुशासन का निर्माण कर सकता है, स्थापना कर सकता है, जब तक कि वह छात्रों को जानता है। ठीक है, अननोन छात्र होंगे या छात्रों को वह नहीं जानने का प्रयास करेगा तो अनुशासन नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर क्या है, छात्र क्या है, पाठ में रुचि उत्पन्न करना। देखिए, जब कक्षा में शिक्षण कार्य चल रहा होता है, मैंने शिक्षण वाले चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ा रखी है कि जब शिक्षण कार्य चल रहा हो तो हम क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न स्थापित करते हैं ना। प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से हम क्या करते हैं, छात्रों में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट नए टॉपिक से जुड़ जाए, है कि नहीं। तो क्या होगा कि पाठ के प्रति हम छात्रों में रुचि उत्पन्न करेंगे, तभी वह क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे चीजों का, है ना। ठीक है, देखिए, तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है, पाठ में रुचि उत्पन्न करना। ये समझ गए हो गया कि जब तक पाठ में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक अनुशासन नहीं बन पाता। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षक का यही काम होता है कि ऐसा वातावरण या ऐसा माहौल तैयार करना ताकि बालक का इंटरेस्ट बन सके हमारे टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए आगे इसके कुछ और पॉइंट भी हैं, आप खुद से देख लीजिएगा, बाकी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट। इतनी वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसा होता है वीडियो हम दिन में बना लेते हैं लेकिन अपलोड होने में कई घंटे लग जाते हैं। फिर क्या है, एक नया टॉपिक हमारा जुड़ जाता है, एक क्या, अनुशासनिक। अनुशासनिक 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 ज्ञान। ठीक है, अनुशासनिक ज्ञान, ये टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है, अनुशासनिक का मतलब होता है अनुशासन किन चीजों से मिलकर बना है, आपको पता है क्या, व्यवस्थित क्रम से, व्यवस्था से, ठीक है, नियमों से। इसी तरह ये अनुशासनिक शब्द भी बना है क्या, कि अनुशासनिक ज्ञान क्या है, जिस अनुशासनिक ज्ञान मतलब जिस ज्ञान में नियमों सिद्धांतों और किस चीज का, परंपराओं का समावेश हो। ठीक है, का समावेश हो, परंपराओं का समावेश हो, वो क्या कहलाएगा, अनुशासनिक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, अनुशासनिक ज्ञान कहलाएगा, मतलब नियमों सिद्धांतों और परंपराओं का जिसमें समावेश हो वो क्या कहलाएगा, अनुशासनिक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि अगर कोई विद्यालय में सर्वोत्तम शिक्षक बनने के लिए हमें अनुशासनिक ज्ञान की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे एक शिक्षक होगा कोई, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, और एक ही विषय का इसको ज्ञान हो। ठीक है, एक ही विषय का इसको ज्ञान हो, तो क्या ये कभी कैसा शिक्षक, सर्वोत्तम शिक्षक बन पाएगा, सर्वांगीण विकास कर पाएगा बालकों का? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दैट कोई छात्र मतलब कोई शिक्षक मैथ पढ़ा रहा हो सपोज दैट, ठीक है, और कोई बच्चा उनसे फिजिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स वाले मैथ सर से कोई मैथ का क्वेश्चन पूछ ले या मैथ से रिलेटेड अपनी क्वेरी कर ले, तो अगर वो ना बता पाए तो वो अपने आप में परफेक्ट टीचर होंगे? नहीं, क्योंकि मैथ और साइंस आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जिसको मैथ आती होगी उसको फिजिक्स भी जरूर आती है। ठीक है, तो इस तरह से एक शिक्षक एक सब्जेक्ट का अगर ज्ञान रखेगा, लिमिट में रखेगा अपनी चीजों को, नॉलेज को, तो क्या होगा, वो अनुशासनिक ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, इनके अनुशासन के अनुसार क्या होता है कि एक शिक्षक तो हो, ठीक है, लेकिन सभी विषयों का क्या रखेगा, ज्ञान रखेगा, तभी वो जाकर क्या बनेगा, एक अच्छा शिक्षक बन जाएगा, जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब कि अगर एक शिक्षक होगा और लिमिट में उसको ज्ञान होगा तो वो बालकों का केवल लिमिट में ही विकास कर सकता है। बाकी एक शिक्षक उसकी कंपटीशन में ऐसा है, उसके साथ में ऐसा है कि जिसको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज है, सभी सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ा लेता है या उसके बारे में जानता है, तो वो बालक का क्या करेगा, सर्वांगीण विकास करेगा, हर एक फील्ड में उसके छात्र की जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति।
अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति। अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति, ठीक है, या विशेषताएं कह लीजिए इनको, ठीक है। तो एक सबसे नंबर 1 क्या है, व्यापक प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा फिर क्या है, सहसंबंध की प्रक्रिया, सहसंबंध की प्रक्रिया, ठीक है। फिर क्या है हमारा सहसंबंध की प्रक्रिया। समझिए पहले इन दोनों को, क्या होता है, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ब्रॉड, ठीक है। ब्रॉड एरिया हो या बड़ा एरिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, व्यापक, ठीक है। तो प्रत्येक क्षेत्र से संबंधी नियम, ठीक है, सभी विषयों की समीक्षा या ज्ञान, ये सब किसमें आते हैं, सभी विषयों में, ठीक है। जब सभी विषयों का ज्ञान होगा, सभी विषयों की समीक्षा होगी, नियम होंगे, तो ज्ञान क्या होगा, अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति कैसी होगी, व्यापक, ठीक है। व्यापक प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, जब सभी सब्जेक्टों की नॉलेज और सभी सब्जेक्टों के नियम एक साथ काम करेंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, व्यापक प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। फिर क्या है हमारा सहसंबंध। सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध में देखिए प्रत्येक विषय का संबंध दूसरे सब्जेक्ट से 101% होता है। मतलब एक सब्जेक्ट, एक विषय प्लस दूसरा विषय प्लस तीसरा विषय आपस में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। क्यों, क्योंकि एक विषय दूसरे विषय में कभी कभी हम भी आपको समझाते समझाते एक विषय से दूसरे विषय की बातें करने लग जाते हैं ना। देखिए जैसे गणित प्लस विज्ञान प्लस कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, ये सब क्या है, आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले जो मैथ है वो मैथ विज्ञान के बिना अधूरा है, विज्ञान मैथ के बिना अधूरा है, और इन दोनों से मिलकर बना है क्या, कंप्यूटर। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपस में क्या है, संबंधित है। तो ये सह संबंध जो होता है इसी को कहते हैं सह संबंध की प्रक्रिया। मतलब एक विषय दूसरे विषय से कहीं ना कहीं संबंधित होता ही होता है, ठीक है। ये होती है इसकी प्रक्रिया। अब देखिए आगे क्या है इसका, बाकी आप खुद से अच्छे से पढ़ लिए होंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा समझाई गई चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि आपने खुद से पढ़ा है। तो एक बार खुद से जब हम चीजें पढ़ लेते हैं तो जो समस्याएं होती हैं वो हमारे द्वारा शांत हो जाती है, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, संश्लेषण। संश्लेषण की प्रक्रिया, संश्लेषण की प्रक्रिया। संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, ये क्या है, अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर, ठीक है, विविध विषयों एवं नियमों का संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर विभिन्न विषय, ठीक है, विभिन्न विषय मतलब सभी विषय, ठीक है, विविध विषयों के नियमों का संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब संश्लेषण क्या होता है, वैसे भी आप जानते हो, संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण में चीजों को जोड़ते हैं। देखिए संश्लेषण क्या होगा, ये सपोज दैट आप साइंस के स्टूडेंट जो होंगे वो समझ गए होंगे। संश्लेषण क्या होता है कि जगह जगह से कोई चीजें टूटकर एक जगह एकत्रित हो जाए, ठीक है। तो वही चीज यहां समझाएगी कि अलग अलग विषयों से जो विविध चीजें हैं या विविध नियम हैं, वो सबको नियम को मिलाकर जो एक ज्ञान बनता है, अनुशासनिक ज्ञान की प्रक्रिया होगी, ठीक है, संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो ये होता है, एक शब्द होता है क्या, विश्लेषण। विश्लेषण, विश्लेषण की प्रक्रिया। विश्लेषण की प्रक्रिया इससे उल्टी होती है। ये सपोज दैट ये है, इस तरह से होगी, मतलब विखंडन होता है, ठीक है, टूटती है चीजें, बिखर जाती है। तो ये क्या है, विश्लेषण। मतलब एक सब्जेक्ट की बातें दूसरे सब्जेक्ट तक पहुंच जाती हैं, आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाती हैं, तो ये क्या है, विश्लेषण, ठीक है। या सहगामी क्रियाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि सहगामी क्रियाओं में क्या होता है, एक विषय दूसरे विषय से संबंधित होता है तो उसका संबंध भी हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है, इसके बाद देखिए संश्लेषण और विश्लेषण समझ गए। फिर है हमारा बहुआयामी क्रिया। वो फिफ्थ पॉइंट हो गए बहुआयामी
आयामी क्रियाएं। बहुआयामी क्रियाएं, बहुआयामी क्रियाएं क्या होती हैं? बाह्य पक्ष, अंतः पक्ष। मतलब एक मैंने आपको जब आपको बताया था कक्षा शिक्षण में, शिक्षण के स्टेप बताए थे, तो उसमें 2-3 स्टेप होते हैं, एक अंतः क्रिया होती है, एक बाह्य क्रिया होती है। तो बाह्य क्रिया प्लस अंतः क्रिया, ठीक है, अंतः क्रिया, ये जब मिल जाए तो बहुआयामी क्रिया हो जाती है। कैसे? देखिए होता क्या है, जब बाह्य क्रिया मतलब कोई पाठ योजना हम तैयार करके जाते हैं, कहां? कक्षा में। तो कक्षा से पहले ही हम पहले अपनी पाठ योजना तैयार कर लेते हैं, फिर उस योजना को जाके अंतः क्रिया में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जब इन दोनों चीजों को मिलकर जो बनती है वो क्या बनती है? बहुआयामी क्रिया बन जाती है। ठीक है, फिर क्या है हमारा? क्रमबद्ध प्रक्रिया। क्रमबद्ध प्रक्रिया, देखिए अभी क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है? क्रमबद्ध प्रक्रिया, ठीक है। क्रमबद्ध प्रक्रिया में क्या है? जैसे मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस जब हम पढ़ाते हैं तो मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये जान गए आप। लेकिन जब इसको हम ज्ञान की बात करेंगे, अनुशासन ज्ञान की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्टेप के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रमबद्धता मैंने अभी समझाई थी आपको, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? ज्ञान को, इस ज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? आगे नया कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी आ जाएगी। फिर यहां से देखिए, और चैनलों में आप YouTube पे टॉपिक डालिए, 1000 चैनल निकल के आ जाते हैं, 1000 शिक्षक निकल के आ जाते हैं, लेकिन उन 1000 में से हम एक ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट हमने 1 घंटे में या 40 मिनट में, 50 मिनट में, मैंने लास्ट मैराथन दी थी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि दूसरे चैनल उसी मैराथन को कम से कम 3 घंटे लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ, हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे केवल पढ़ाई 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 की बात होगी, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ज्यादा कीमती होता है, आप एग्जाम के लिए टाइम दे रहे हैं, एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, समझ रहे ना। हालांकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो समय अभी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आपका एग्जाम कल है, तो हम ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे पढ़ाई की बात करेंगे। 100% प्योरिटी के साथ आपको केवल क्या मिलेगी? एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, देखिए इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है हमारा, क्या? अगला आपका पॉइंट है वो क्या है? अनुशासनिक ज्ञान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। मतलब अनुशासनिक ज्ञान के महत्व, ठीक है, महत्व, आवश्यकता, आवश्यकता और क्या? उद्देश्य। ठीक है, ये देखिए क्या होते हैं, आपने शिक्षा भी पढ़ लिया, शिक्षण भी पढ़ लिया, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज आपको है। देखिए शिक्षा में क्या है? 3 मुखी। शिक्षा क्या है? त्रिमुखी है। शिक्षण क्या है? त्रिमुखी है या त्रिध्रुवीय है। तो यहां त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुवीय शब्द का यूज किया गया है। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? आपको पता होंगे, बताइए। सॉरी, नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी, ठीक है, और नंबर 3 पाठ्यक्रम। ठीक है, ये क्या है? 3 ध्रुव है। ठीक है, इन 3 ध्रुव के आधार पर हमें क्या बताना है? एक के आधार पर इनकी क्या बताना है? उद्देश्य बताने या महत्व बताने। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते चले जाइएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, सबसे पहले है शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए अनुशासकीय उद्देश्य, आवश्यकता, मतलब यहां बस केवल हमें शिक्षक जोड़ना है। ठीक है, शिक्षक के लिए, ठीक है, शिक्षक के लिए अनुशासनिक ज्ञान के महत्व, आवश्यकता और उद्देश्य। देखिए इसमें क्या है? सबसे पहले नंबर 1 शिक्षण, शिक्षण कला में प्रभावशीलता, शिक्षण कला में प्रभावशीलता। ठीक है, शिक्षण कला में प्रभावशीलता। ठीक, फिर क्या है? विषयों के संबंध में, विषयों के सहसंबंध में, विषयों के सहसंबंध में
सहसंबंध का ज्ञान, ठीक है, सहसंबंध का ज्ञान। ठीक, फिर उसके बाद है विषयों के, विषय ये वाला हो गया, विषयों के सहसंबंध का ज्ञान। उसके बाद है उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान, उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान। ठीक है, देखिए जो छात्र अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे या जो हमसे जुड़े हैं, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार के चैनल को और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा बच्चों तक उसको भेजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए जिनको अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आने वाले समय में हम यूपी टेट का बैच लेके आ रहे हैं। यूपी टेट का बैच आपका ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, कई सारे टीचर मिलकर पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप समझेंगे। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट हमारी फीमेल है, फीमेल स्टूडेंट्स को हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मैथ में। ठीक है, तो मैथ का स्पेशल क्लास मैं देना स्टार्ट करूंगा लगभग 1 तारीख से। मैथ का बैच स्टार्ट कर दें क्योंकि 26-27 में आप लोगों के एग्जाम भी खत्म हो गए ना, तो एग्जाम के बाद रुकना नहीं है, 3-4 दिन रेस्ट करने के बाद हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या है। 4th नंबर आपका स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। ये किसके अनुसार है? शिक्षक के। ये देख लीजिएगा, पूछेगा जरूर 100%। मुझे उम्मीद है, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 100% एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे शिक्षक से पूछ ले, शिक्षार्थी से पूछ ले या पाठ्यक्रम से पूछ ले। ठीक है, तो मैंने ज्यादा नहीं लेके, बहुत सारी हेडिंग्स हैं लेकिन 4 को समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कैसे होता है। एक शिक्षक में क्या कला होनी चाहिए? शिक्षण कला में प्रभावशीलता होनी चाहिए, मतलब सब अनुशासनिक ज्ञान के महत्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि उसके शिक्षण में जो उसका शिक्षण की कला होगी वो कैसी होनी चाहिए? प्रभावशीलता। और प्रभावशील शिक्षण या प्रभावी शिक्षण जब हो सकता है जब शिक्षक कंप्लीट हो, उसको विषय का ज्ञान हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, उसकी भाषा अच्छी हो, उसकी संप्रेषण अच्छी हो, उसको ज्ञान अच्छा हो, सहसंबंध, मतलब देखिए दूसरा स्तर क्या है? शिक्षा के विषयों के सहसंबंध का ज्ञान। ठीक है, तो विषयों के सहसंबंध का ज्ञान से मतलब है एक टीचर को केवल अपने विषय में ही बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और सब विषयों के बारे में भी चाहे कम कमी नॉलेज हो लेकिन हमेशा होनी चाहिए, वो नॉलेज आपके हमेशा काम आती है। ठीक है, फिर क्या है हमारा? उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान। जैसा कि सबसे पहले ही प्रभावशीलता की बात हो रही है, तो प्रभावी शिक्षण कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब वो शिक्षण विधियों का अच्छा प्रयोग कर रहा हो, शिक्षण कौशलों का अच्छा प्रयोग कर रहा हो। ठीक है, और शिक्षक मतलब अपने विषय के ज्ञान का 100% वो प्रयोग करेगा। ठीक, तो इस तरह से एक शिक्षक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनुशासनिक ज्ञान का महत्व है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है? स्वाध्याय। मैं आप लोगों को कक्षाओं में अक्सर एक बात बोलता हूं कि शिक्षक हमेशा लाइफ टाइम एक स्टूडेंट की लाइफ जीता है। ठीक है, शिक्षक हमेशा एक लाइफ टाइम क्या जीता है? एक स्टूडेंट की लाइफ जीता है। क्यों? क्योंकि उसका अध्ययन, सेल्फ स्टडी कभी खत्म नहीं होती है। जिस शिक्षक की सेल्फ स्टडी एक समय पे आके रुक जाए, वो शिक्षक आगे जाके कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। ठीक है, उनके शिक्षण कार्य में वो बात नहीं रहती जिनकी स्टडी रुक जाती है। तो एक शिक्षक हमेशा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ नया सीख कर सिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, वही चीज यहाँ बात की गई है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। तो बालक में भी ये विकास करना है और शिक्षक में तो होना ही होना चाहिए। तो शिक्षक जब खुद से अध्ययन करके आएगा तो छात्रों को भी उसके लिए प्रेरित करेगा कि वो उससे अध्ययन करें। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे शिक्षार्थी के लिए क्या है ना। उम्मीद करता हूँ आप सारी चीजें समझ रहे होंगे, मैं आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस यूं ही आप अपना विश्वास बना के रखिए। ठीक है, बाकी तो हम लोग हैं अच्छे से सब कुछ कराने के लिए। बस ये विश्वास के साथ आप नए चेहरों को, हमारे नए सदस्यों को जोड़ते रहिए। मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों, अगर इतने समय में हमने टाइम ड्यूरेशन और अपने सब्सक्राइबर इतने पूरे नहीं कर पाए तो चैनल पे स्ट्राइक लग जाती है, बहुत समस्या आ जाएगी, फिर बंद हो जाएगा चैनल। एक कंडीशन ये आ जाती है। ठीक है, देखिए आगे क्या है शिक्षार्थी के लिए। शिक्षार्थी के लिए ये जो पीछे से साउंड आ रही है ना, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो किसकी आवाज आ रही है हंसने की। ठीक है, चलो बहुत जल्दी मिलवाएंगे। आने वाले समय में एक छोटा बॉम्ब आ रहा है जो बहुत धड़ाके से फटने वाला है। ठीक है, चलो शिक्षार्थी के लिए शिक्षार्थी के लिए अनुशासनिक ज्ञान के महत्व, आवश्यकता और उद्देश्य क्या है?
इसमें सबसे पहले क्या होगा, विषय के चुनाव की उपयोगिता। सबसे पहले बालक को सबसे ज्यादा समस्या जो आती है फर्स्ट स्टेज पे यही आती है, विषयों के चुनाव में उपयोगिता। चुनाव में उपयोगिता सबसे बड़ी समस्या। जैसे ही आप हाई स्कूल एंटर करेंगे या हाई स्कूल में जाएंगे या 8th क्लास से निकलेंगे तभी विषयों का सिलेक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ बच्चों के सामने समस्या आ गई तो समझो लाइफ टाइम वो स्ट्रगल करता रहता है, बड़ा परेशान रहता है, ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने ये ले लिया गलती से ना, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। और कुछ तो ऐसे रह जाते हैं कि एक बहुत फंस जाते, ना इधर जा पाते ना उधर जा पाते, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो देखिए यहाँ क्या है, विषयों के चुनाव में उपयोगिता। अनुशासनिक ज्ञान में जब बालक को हम पहले से ही हर एक विषय के बारे में नॉलेज देंगे, हर एक चीज का उसको पता होगा, तो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाएगा खुद को कि मैं कौन सा विषय में अच्छा हूं, या किस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ने में मजा आता है, या किस सब्जेक्ट से हमें क्या करना है ना, ये चीज हो जाती है। फिर क्या है, विषयों के अध्ययन में सरलता। विषयों के अध्ययन में सरलता। देखिए जब ये अनुशासनिक ज्ञान की बात करते हैं हम, तो विषयों के अध्ययन में सरलता तो ये बना ही देता है। क्यों? जब सह संबंध स्थापित हो जाएंगे, एक विषय से दूसरा विषय आ जाएगा और क्रियाशीलता हो जाएगी, एक अच्छा शिक्षक आपका सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रयास करेगा, तो बालक में कहीं ना कहीं विषयों के अध्ययन में सरलता हो जाएगी, बालकों को आराम से वो चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो बालक विषयों के अध्ययन को सरलता पूर्वक करे, समझ के करे चीजों को, ना अच्छे तरीके से करे, एक चीजों को दूसरी चीजों से जोड़ के करे, तो क्या होगा, विषयों के अध्ययन में सरलता आएगी। ठीक है, फिर क्या है, उपयोगी ज्ञान का अर्जन। एक छात्र को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो उपयोगी चीजें हों उनको हमेशा समेट कर रखनी चाहिए, उपयोगी ज्ञान का अर्जन। 3 इडियट मूवी देखी आपने? 3 इडियट मूवी में क्या बोला है आमिर खान ने, ये बोला है कि हर जगह ज्ञान बरस रहा है। ठीक है, हर जगह ज्ञान बरस रहा है, जहां जाओ वहां ले लो, किसी भी क्लास में घुस जाओ ज्ञान मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ है कि जहां भी उपयोगिता, मतलब आपकी यूज की बातें हो रही है, आपके यूज के ज्ञान मिल रहा है, वहीं से आप बटोर लो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ शिक्षार्थी के लिए बोला है कि छात्र को ऐसा होना चाहिए जहां उसके काम की बात चल रही हो बस वहां से सीख ले वो। ठीक है, ले ज्ञान को। फिर उसके बाद क्या है, प्रभावी अधिगम। ठीक है, 4th नंबर है प्रभावी अधिगम। ठीक है, प्रभावी अधिगम क्या होता है, जैसे प्रभावी शिक्षण होता है उसी तरह प्रभावी अधिगम होता है, जो शिक्षक के ऊपर प्रभाव डाल सके। आपका अधिगम ऐसा होना चाहिए कि आपके अपने ऊपर तो डालेगा, समाज के ऊपर भी डालेगा, पेरेंट्स के ऊपर भी डालेगा और शिक्षक के ऊपर भी डालेगा। क्यों? क्योंकि आप जब प्रभावशीलता के साथ पढ़ेंगे, किसी काम को करेंगे या स्टडी करेंगे, तो उसका इफेक्ट तो नजर आएगा ही आएगा। फिर क्या है, सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। ठीक है, सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। इसमें क्या होता है, अनुशासनिक ज्ञान, जब आपको अनुशासनिक ज्ञान क्या है, एक सिंगल ज्ञान तो है नहीं, जब बहुत सारे ज्ञान एक साथ मिल कर रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो सर्वांगीण विकास बालक का सबसे पहला उद्देश्य होगा, शिक्षक के लिए, बालक के लिए, ठीक है, सबके लिए। तो यहाँ शिक्षार्थी की बात हो रही है, तो शिक्षार्थी का सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या है अनुशासनिक ज्ञान का, यह है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, तो अनुशासनिक ज्ञान का सबसे पहले महत्व या उद्देश्य क्या होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या आएगा, पाठ्यक्रम होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, ये आने वाले टॉपिक हैं आपके, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन 100% पेपर आउट आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और इन सब से। हाँ जी, तो पाठ्यक्रम के लिए वो हेडिंग आप ध्यान रखिएगा क्या था, पाठ्यक्रम के लिए अनुशासनिक ज्ञान महत्व और आवश्यकता जोड़ी थी, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पहला सब्जेक्ट वो क्या है, पॉइंट क्या है, क्रमबद्ध पाठ्यक्रम का विकास। तो पाठ्यक्रम के प्रति अनुशासनिक ज्ञान की जो वो बनती है, उद्देश्य बनते क्या है, क्रमबद्ध पाठ्यक्रम का विकास। ठीक है, क्रमबद्ध पाठ्यक्रम का विकास। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है, ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर कोई भी काम करना हो, जैसे मैंने आपको बताया था क्रमबद्धता क्या होती है। ठीक है, अगर हमें सपोज दैट यहां जाना है,
तो हम पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, फोर्थ, 5, 5, ठीक है, इस तरह से जाएंगे तो आसानी से चले जाएंगे। लेकिन अगर यहां से जंप करके यहां जाने का प्रयास करें तो पहुंच जाएंगे, एक चांस बाय मिस्टेक कभी पहुंच गए तो। लेकिन जो सही तरीका है वो क्या है, ये। तो वैसे ही अनुशासनिक ज्ञान ने क्या बोला है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए या पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो क्रमबद्धता स्थापित कर सके, सिस्टमैटिक तरीके से। आपने देखा है आपका जो पाठ्यक्रम होगा वो सिस्टम से होता है। पहले हम एबीसीडी सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, उसके बाद वर्ड्स बनाना सिखाते हैं, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, सेंटेंस के बाद टेंस बनाना सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, वर्ड सिखाएंगे, ठीक है, अक्षर का ज्ञान कराएंगे, उसके बाद शब्दों का ज्ञान कराएंगे, शब्दों को मिलाकर क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से जो चलाएगा वो पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है सुसंगठित पाठ्यक्रम का विकास। सुसंगठित पाठ्यक्रम का विकास। सुसंगठित पाठ्यक्रम का विकास मतलब कोई भी पाठ्यक्रम हो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट या एक टॉपिक से दूसरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं रिलेशन बन जाता है। तो सुसंगठित सबसे पहले अच्छी तरह से संगठित मतलब ठीक व्यवस्थित रूप से रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। ये सब क्या है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं, ठीक है, अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास। उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास। उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास क्या है, उपयोगी पाठ्यक्रम के विकास, पाठ्यक्रम के विकास का मतलब है कि जो पाठ्यक्रम उपयोगी है केवल उन्हीं का विकास हो, ठीक है, उपयोगी होगा तो विकास होगा। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग हो, उपयोगी पाठ्यक्रम का हमेशा विकास होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम बदलते रहते हैं, तो जो हमारे लिए उपयोगी है उसका विकास करना ही हमारा क्या है, अनुशासनिक ज्ञान है, ठीक है। फिर क्या है फोर्थ, फोर्थ क्या है, सरल से कठिन की ओर पाठ्यक्रम का विकास। सरल से कठिन की ओर पाठ्यक्रम विकास। तो आपका है पाठ्यक्रम जब स्थापित किया जाता है तो जैसे मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह सिखाएंगे, उसके बाद सिखाएंगे, उसके बाद टोटल सिखाएंगे। तो क्या है, सरलता से जब हम लेसन प्लान के क्वेश्चन करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, तो क्या करते हैं पहले सबसे पहले बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब सरल क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको पता होते हैं, ठीक है, तो उनको मजा आता है, इंटरेस्ट बनता है, और फिर उस टॉपिक पे ले आते हैं जो टॉपिक हमें पढ़ाना होता है। तो वो क्या है, सरल से कठिन की ओर, ठीक है। फिर क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इसमें देखिए अनुशासन भी आ जाएगा। अगर हम कठिन से सरल की ओर जाएं, मतलब सबसे पहले हमने कठिन चीज सिखा दी, फिर सरल पे आ गए, तो बालक क्या करेंगे, अपना तफरी करेंगे, शरारतें शुरू कर देंगे, अनुशासन कम हो जाएगी, अनुशासन का। तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम इसलिए जरूरी होता है कि सरल से कठिन की ओर, जब सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो बालक का पूरा फोकस कहां होगा, अपनी समस्या पर होगा। इसी तरह ज्ञात से अज्ञात, मतलब छात्र का जो ज्ञान प्राप्त है उसको पहले से ज्ञात है, उसको अज्ञातता की ओर जब ले जाएंगे तो वो पूरा फोकस कहां रखेगा, अपने टॉपिक पे रखेगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आगे का टॉपिक क्या आएगा, बस 2-3 पॉइंट और बचे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए, 5 मिनट ज्यादा और लगेंगे, ठीक है। इसके बाद है भाषा विज्ञान व भाषा शास्त्र, इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है हमारा पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेबस। सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या है, ये होता है बड़ा या व्यापक, ठीक है, ये होता है बड़ा, ठीक है। बड़ा मतलब ये होता है व्यापक, जैसे आप लोगों का सिलेबस है, ये पाठ्यचर्या है, ठीक है। अब जैसे डीएलएड है सपोज दैट, या बीएड है आपका, तो बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग है, बीएड सेकंड ईयर का सिलेबस अलग है। तो बीएड फर्स्ट ईयर का जो पूरे साल की पाठ्यचर्या है उसे क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये सिलेबस होता है। फिर क्या होता है हमारा पाठ्य, ये पाठ्यचर्या हो गई। फिर क्या है, पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम को क्या बोलते हैं हम, कैरिकुलम,
कैरिकुलम बोलेंगे तो पाठ्यक्रम क्या होता है, एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट का जो सिस्टम होता है उसको हम, या एक सब्जेक्ट का कह लीजिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट का जो होता है, जैसे हमारे जो सिलेबस में होते हैं सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 7 सब्जेक्ट है तो 7 के 7 सब्जेक्ट का एक सिलेबस तैयार होकर मिल जाता है आपको। लेकिन जो पाठ्यचर्या होगी वो क्या होगी, एक सब्जेक्ट की होगी या एक चैप्टर की होगी, ठीक है, ये इससे छोटी होगी। फिर एक होती है विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो विषय वस्तु हो गई हमारी कॉन्सेप्ट, मतलब जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, जो जिस टॉपिक को आज पढ़ना है हमें, वो होती है हमारी विषय वस्तु। जैसे हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो लेसन प्लान में हमारा टॉपिक होता है, तो वो क्या होती है, विषय वस्तु होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो इसका अंतर समझ गए होंगे आप। अब देखिए क्या होती है, जो हमारी पाठ्यचर्या होती है क्या होती है, व्यापक होती है, विषय की उपयोगिता होती है इसमें, विषय की उपयोगिता मतलब सब विषय के उपयोग होंगे इसमें, छात्रों के स्तर के हिसाब से बनता है, छात्रों के स्तर के अनुसार क्या होगा, सिलेबस तैयार होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आकांक्षा मतलब राष्ट्रीय देश भावना या राष्ट्रीय भावना के विकास को ध्यान में रखते हुए ये बनता है, ठीक है। और सार्वजनिक आधार पर, सार्वजनिक मतलब जो हमारे समाज के हिसाब से सामाजिकता चल रही होती है उसमें क्या क्या बदलाव कैसे हो रहे, तो हमारा सिलेबस जो होता है उसके आधार पर तैयार होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद है आपका पाठ्यचर्या में विषय वस्तु के चयन के मापदंड। पाठ्यचर्या में विषय वस्तु के चयन के मापदंड, मतलब जो हमारी पाठ्यचर्या तैयार होगी या जो हमारा सिलेबस तैयार होगा उसमें क्या होगा, क्या क्या जो हमारी विषय वस्तु सेलेक्ट होंगी वो क्या होंगी, मापदंड कह लीजिए, कसौटी कह लीजिए, कसौटी शब्द भी आ रहा है, ठीक है, मापदंड या कसौटी। तो इसमें क्या होगा, नंबर 1 अभिप्रेरणा, मतलब जो हमारी विषय वस्तु होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो बालक में अभिप्रेरणा को क्या करे, जागृत करे या बढ़ाए। जब बालक में अभिप्रेरणा बढ़ेगी, मोटिवेशनल लेवल हाई होगा, जब वो चीजों को सीखने के लिए तैयार होगा, तो क्या होगा, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु हमारी अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या है कि बालक को अपने सब्जेक्ट या विषय पर विश्वास होना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं यूजफुल है, ठीक है, या फिर आने वाले समय में हमें काम आएगा। फिर क्या है, आशावादिता। आशावादिता, आशावादिता मतलब बालक को आशावान बनाना कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे, ऐसा होगा। इस तरह से हमारा जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो बालक को जस्ट इमेजिन वाला एक इमेजिनेशन उसकी बढ़ा सके, ठीक है। फिर क्या है हमारा छात्र रुचि। छात्र रुचि मतलब जो हमारी विषय वस्तु होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसको छात्रों में रुचि आए सॉरी, क्या विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्रों की रुचि बने। मतलब कि हमारा जो टॉपिक हो, विषय वस्तु हो, वो ऐसा हो जिसमें छात्र पढ़ने में रुचि ले, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा सामाजिक आधार या, ठीक है, सामाजिक आधार या सांस्कृतिक आधार। सामाजिकता को ध्यान में रखते विषय वस्तु होनी चाहिए और सामाजिक आधार पर या संस्कृति को जो हमारी बढ़ाए, संस्कृति हमारी जो पूर्वजों से चली आ रही है उसको बढ़ाते रहे, तो ऐसे हमारी विषय वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है हमारा, उम्मीद करता हूं आप सब ज्यादातर ये टॉपिक समझ गए होंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी टॉपिक और भी हैं, आप देख लीजिए। वैदिक काल में विद्यालय पाठ्यक्रम में विषय का क्या हो, बहिष्करण, ठीक है। एक होता है समायोजन, समावेशन, ठीक है, और एक होता है बहिष्करण। तो वैदिक काल में विद्यालय, इसको मैं बना देता हूं टॉपिक को, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। वैदिक काल में विद्यालय पाठ्यक्रम से
पाठ्यक्रम समावेशन, जैसे दूध में चीनी मिल जाए और पता भी चले, तो ये क्या हो गया, दूध में चीनी का समावेशन हो जाए। ठीक है, उसी तरह इजी फॉर्मूले से समझाया मैंने। ठीक है, तो वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम था उसमें समावेशन किस विषयों का था, ये देख लीजिए आप। पाठ्यक्रम में विषयों का समावेशन, विषयों का समावेशन क्या था, देखिए वैदिक काल में सबसे पहले नंबर 1 लिखिए, वैदिक काल में पाठ्यक्रम में समावेशन है ना, तो संस्कृत भाषा का समावेशन, संस्कृत भाषा का समावेशन, संस्कृत भाषा का समावेशन मतलब वैदिक काल में जो शिक्षा प्राप्त होती थी, जो शिक्षा दी जाती थी, वो कैसे दी जाती थी, संस्कृत भाषा में दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेदों का समावेशन, वेदों का समावेशन। ठीक है, वेदों का समावेशन मतलब वेदों को पढ़ाया जाता था, धार्मिकता की, धार्मिकता। ठीक है, धार्मिकता का समावेशन, ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास। ठीक है, इसकी क्या थी, समावेशन था। ठीक है, ये हो गया अहिंसा संबंधी, अहिंसा संबंधी समावेशन भी था। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर लीजिए, बहिष्कार। बहिष्कार क्या होता है, बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकालना, बहिष्कार। अगर हम बात करें बहिष्कार की, बहिष्कार क्या होता है, तो बहिष्कार किस किस चीज का हुआ, हिंसा का बहिष्कार हुआ। ठीक है, हिंसा का बहिष्कार हुआ, फिर क्या हुआ, पाप का बहिष्कार हुआ। पाप मतलब गलतियां तो करनी नहीं है। ठीक है, तीसरा अनुशासन का बहिष्कार हुआ, अनुशासनहीनता का, अनुशासनहीनता मतलब वैदिक काल में किन चीजों का प्रयोग नहीं हुआ, बहिष्कार मतलब बाहर निकाल दी गई। ठीक है, और समावेशन मतलब जिनको ग्रहण किया। ठीक, दुष्टता, दुष्टता का बहिष्कार। ठीक है, इस तरह से आप मध्यकालीन मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ लीजिएगा और आधुनिक काल पढ़ लीजिएगा। मुस्लिम कालीन में बता देता हूं, स्त्री शिक्षा का बहिष्कार हुआ था, दंड ज्यादा था। ठीक है, इस सब को ध्यान रखते हुए धार्मिकता ज्यादा थी, धार्मिकता की विचारधारा ज्यादा थी। ठीक है, इस तरह का वो था, आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा उसको। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट पॉइंट, बस ये लास्ट है, इसके बाद आप खुद से देख लीजिएगा, अनुशासनिक सिद्धांत की प्रकृति एवं प्रकार। अनुशासनिक, अनुशासनिक सिद्धांत, यहां से एक क्वेश्चन आने के चांस है, इसलिए बहुत ज्यादा तरीके से करा रहा हूं। ठीक है, अनुशासनिक सिद्धांत की प्रकृति एवं क्या है, प्रकार, एवं प्रकार। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले उपयोगिता का सिद्धांत, ये सिद्धांत सब आपने पढ़े हुए हैं, बस केवल आपको लिखना है। ठीक है, उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा फिर क्या है, क्रमबद्धता का सिद्धांत, ये सब मैंने अभी समझा दिया आपको। ठीक है, क्रमबद्धता मैंने अभी समझाई है, क्रमबद्धता। समस्या समाधान का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत। समस्या समाधान का सिद्धांत मतलब जो छात्रों की समस्या होगी उनका समाधान करने का सिद्धांत। ठीक है, फिर कौशल संबंधित, कौशल संबंधित, ठीक है, सिद्धांत। फिर क्या है हमारा, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का सिद्धांत। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। उपयोगिता मैंने बता दी, क्रमबद्धता मैंने बता दी, समस्या का समाधान बता दिया है। कौशल संबंधित, कौशल क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया व्याख्यान कौशल, लेखन कौशल, ठीक है, और प्रस्तावना कौशल, इस तरह से होता है। तो कौशलों से संबंधित सिद्धांत मतलब कौशल हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, सृजनात्मकता क्या होती है, किसी काम को करने के लिए सृजन करना, ठीक है, नेतृत्व करना, ये सारी चीजें होती है। ठीक, स्वतंत्रता के बाद जो हमारे आयोग आए थे उसमें आप देख लीजिएगा एक बार, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध हो सकता है आ जाए शॉर्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप प्लीज बता दीजिएगा, और मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक इसको वायरल कीजिए खूब ज्यादा। ठीक है, हर एक बच्चा स्टेटस लगाने की कोशिश करे ताकि दूसरे बच्चे उनको देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।